आज हमारा जो सब्जेक्ट है कल्चर हेल्थ एंड सोसाइटी, उसका पहला यूनिट है हेल्थ एंड इलनेस अ सोशो कल्चरल पर्सपेक्टिव। इसमें हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो उसमें हमने कल्चर का कॉन्सेप्ट देखना है, इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी एंड इट्स रिलेशन टू हेल्थ, कॉन्सेप्ट ऑफ सोसाइटी एट माइक्रो और मैक्रो लेवल, कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ इलनेस एंड डिजीज, सोसाइटी कम्युनिटी कल्चर एंड डिस्कस हेल्थ एंड डिजीज एज द प्रोडक्ट ऑफ सोशल बिहेवियर। फिर हमने देखनी है डिफरेंट हीलिंग सिस्टम कौन कौन से हैं, डिफरेंट जगह पर डिफरेंट तरह से हीलिंग सिस्टम यूज हो रहे हैं, उनमें डिफरेंस देखना है कि प्रैक्टिशनर जो यूज कर रहे हैं। फिर रिलीजियस बिलीफ क्या है, प्रैक्टिसेस क्या हैं, जो हमारी जितनी भी इलनेसेस और डिजीजेस हो जाती हैं उनकी हीलिंग के लिए। फिर आइडेंटिफाई करने इश्यूज ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ ट्रेडिशनल हीलिंग प्रैक्टिसेस एंड मॉडर्न मेडिसिन, explore beliefs and practices of a client regarding their activities of daily living in different cultures, or basic principles of Eastern and Western medicine। इन सारी चीजों को लेके चलने से पहले हमें सबसे पहले पता होना जरूरी है कि कल्चर क्या है। कल्चर आप सबको पता है, जिस भी सोसाइटी में आप रहते हो वहाँ की जो वैल्यू बिलीव्स होते हैं, जो ट्रेडिशंस होती हैं, जो कस्टम्स होते हैं, वो आपका कल्चर होते हैं। कल्चर वेरी करते हैं, जैसे मुल्तान का कल्चर डिफरेंट है, लाहौर का कल्चर डिफरेंट है। अगर सूबे में चले जाएं तो केपीके का डिफरेंट है, बलूचिस्तान का डिफरेंट है, पंजाब का डिफरेंट है। तो एरिया टू एरिया वेरी करता है हमारा कल्चर। ये डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट तरह से कल्चर को डिफाइन किया है। टेलर ने कहा है कि कम्प्लेक्स होल विच इंक्लूड नॉलेज, बिलीफ, आर्ट्स, मॉरल्स, लॉ, कस्टम एंड एनी अदर कैपेबिलिटीज एंड हैबिट्स एक्वायर्ड बाय मैन एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी। किसी भी सोसाइटी का जब वो मेंबर होता है, कोई भी ह्यूमन बीइंग, तो वहां पर जो नॉलेज, बिलीफ, मॉरल, लॉज, कस्टम और सारी की सारी हैबिट्स जो गेन करता है, वो सारी के सारे उसका कल्चर होता है। लेसिटर ने कल्चर को जो डिफाइन किया है, उसने कहा है कि आ शेयर्ड एंड नेगोशिएटेड सिस्टम ऑफ मीनिंग इन्फॉर्म्ड बाय नॉलेज दैट पीपल लर्न एंड पुट इनटू प्रैक्टिस बाय इंटरप्रेटिंग एक्सपीरियंस एंड जनरेटिंग बिहेवियर। यानी ये भी उसी चीज को इसने एक्सप्लेन किया है लेसिटर ने। इसने कहा है कि कल्चर वो होता है जो शेयर्ड होता है, यानी मैं कहीं पे भी जाऊंगी तो अपना कल्चर दूसरी जगह पे दूसरे लोगों में शेयर करूंगी। और निगोशिएटेड सिस्टम होता है, यानी उसमें आप कहते हो आपको ये चीज अच्छी लगी है किसी की, तो आप वो अडेप्ट कर लेते हो। जो चीज आपको अच्छी नहीं लगती, वहां पे जाते हैं तो जैसे हम बाहर के ममालिक में चले जाएं तो क्या वहां का सारा कल्चर हम अडेप्ट तो नहीं कर लेते हैं ना। तो वहां पर जो चीजें हमें अच्छी लगती हैं हम उनको अडेप्ट कर लेते हैं, बाकी चीजें हम जो है वो अपने कल्चर की यूज करते हैं। उसमें हमारा अपना एक्सपीरियंस, हमारा बिहेवियर जैसा हमारा बना होता है शुरू से, हम उसी को यूज करते हैं। बेसिकली कल्चर जो होता है वो लर्नड होता है। जैसे ही बच्चा पैदा होता है और जिस तरह की एनवायरनमेंट में वो रहता है, वो लर्निंग उसकी स्टार्ट हो जाती। वो वही कल्चर की सारी चीजें, वो मॉरल वैल्यूज, एटीट्यूड, बिहेवियर, कस्टम्स, ये सारी चीजें, रवायात सीखता है। कैसे शादी होती, बच्चा पैदा होता है तो क्या करते हैं, किसी की डेथ हो जाए तो क्या करते हैं। तो कल्चरल लर्निंग इज यूनिक टू ह्यूमंस। कल्चरल लर्निंग इज अकोमुलेशन ऑफ नॉलेज। इसमें उसका नॉलेज होता है, जिस एनवायरनमेंट में वो रहता है डिफरेंट तरह का नॉलेज गेन करता है, लोगों को देखता है, और वो कल्चर उसका डेवलप या लर्नड कल्चर होता जाता है। अबाउट एक्सपीरियंसेस एंड इंफॉर्मेशन नॉट परसीव्ड डायरेक्टली, यानी डायरेक्टली आप उसे नहीं सिखा रहे होते, वो इनडायरेक्टली आप सबको देखते हुए बच्चा जो है वो लर्न करता है कि मेरे पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, वैसे ही वो भी करना शुरू कर देता है। दीन के लिहाज से देख लें, या वैसे कोई शादी ब्याह, या जब कोई गेस्ट आता है तो हम कैसे उसको डील करते हैं, ये डिफरेंट तरह के ये सारे कल्चर्स हैं। नॉट परसीव डायरेक्टली बाय द ऑर्गेनिज्म बट ट्रांसमिटेड टू इट थ्रू सिंबल्स। कल्चर इज लर्न थ्रू बोथ डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन एंड ऑब्जर्वेशन, यानी कॉन्शियस और अनकॉन्शियस दोनों तरह से वो सीख रहा होता है। यानी एक तो कल्चर लर्नड होता है, दूसरा कल्चर क्या है, सिंबॉलिक होता है। ह्यूमन एबिलिटी टू यूज सिंबल ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर। ठीक है, सिंबल इज एनीथिंग दैट इज यूज टू रिप्रेजेंट एनी अदर थिंग व्हेन द रिलेशनशिप बिटवीन द टू इज आर्बिट्रेरी। जैसे कोई झंडा है, पाकिस्तान का कल्चर है, हमने झंडे को कैसे लहराना है या उसकी कैसे रिस्पेक्ट करनी है, यानी हमारा कल्चर जो है वो सिंबॉलिक भी है। ओनली ह्यूमन हैव एलेबोरेटेड कल्चर एबिलिटीज टू लर्न, टू कम्युनिकेट, टू स्टोर एंड टू प्रोसेस एंड टू यूज सिंबल। हम डिफरेंट तरह के सिंबल भी यूज करते हैं जब हमारा कल्चर हम लर्न कर रहे होते हैं। यानी एक लर्न होता है जो अपने एनवायरनमेंट से सीखते हैं, दूसरा कल्चर जो है वो सिंबॉलिक होता है।
तीसरा, कल्चर शेयर्ड होता है। कल्चर जो है वो लोकेटेड एंड ट्रांसमिटेड इन ग्रुप्स। जब एक ग्रुप या कुछ लोग दूसरे एनवायरनमेंट में जाते हैं या दूसरे इलाके में जाते हैं तो वहां पर ट्रांसमिट करते हैं, उनकी बहुत सारी चीजें सीखते हैं और उनको बहुत सारी चीजें ट्रांसमिट करते हैं। सोशल ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर टेंड्स टू यूनिफाई पीपल बाय प्रोवाइडिंग अस विद अ कॉमन एक्सपीरियंस। द commonality of experience in turn tend to generate a common understanding of future events। ठीक है, और इसी बेस पे हम बार बार जब एक एक्सपीरियंस करते हैं तो हम फ्यूचर में जो डिफरेंट इवेंट्स आते हैं तो हम उसमें शेयर्ड कल्चर को शो कर रहे होते हैं। फिर है कल्चर इज ऑल एनकम्पासिंग। द एंथ्रोपोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चर इज द मॉडल। एक मिनट। अच्छा, हम देख रहे थे कि कल्चर लर्न्ड होता है, कल्चर सिंबॉलिक होता है, यानी डिफरेंट सिंबल जो हैं वो भी कल्चर में हम लर्न करते हैं और उनसे हमारा कल्चर शो होता है। फिर कल्चर शेयर्ड होता है और कल्चर इज ऑल एनकम्पासिंग है, यानी कल्चर ने बहुत सारी चीजों को यानी इसके इर्द गिर्द बहुत सारी चीजें होती हैं, इसने बहुत सारी चीजों को घेरा हुआ होता है। जो एंथ्रोपोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चर इज द मॉडल। एंथ्रोपोलॉजी यानी हम जो ह्यूमन बीइंग हैं, इनका जो कल्चर का कॉन्सेप्ट है उसमें सारे ह्यूमन के बिहेवियर आ जाते हैं। Everyone is cultured, not just wealthy people with an allied education। यानी जरूरी नहीं है गरीब लोग हैं तो उनका अपना कल्चर है, अमीर लोग हैं तो अपना कल्चर है, कोई गांव में रहता है तो उसका अपना कल्चर है, यानी हर एक का कल्चर जरूर होता है कोई ना कोई। उसके अपने बिहेवियर्स, उसके एटीट्यूड्स होते हैं जो वो आगे अपनी ट्रांसमिशन करता है अपने बच्चों में, अपनी न्यू जनरेशन में। कल्चर इज इंटेग्रेटेड। इंटेग्रेटेड होता है मुख्तलिफ चीजें जब जुड़ी होती हैं। कल्चर इज अ सिस्टम इन विच चेंजेस इन वन एस्पेक्ट विल लाइकली जनरेट चेंजेस इन अदर एस्पेक्ट्स। ठीक है, एक कल्चर का एक सिस्टम क्या होता है, जब उसमें किसी एक चीज में चेंज हम लेके आते हैं तो बहुत सारी दूसरी चीजें चीजें भी हैं वो भी चेंज हो जाती हैं। कोर वैल्यूज आर सेट ऑफ आइडियाज। जो इसकी बेसिक वैल्यूज हैं, कोर वैल्यूज क्या हैं किसी भी कल्चर की, उसमें उसके आइडियाज, उसके एटीट्यूड, बिलीव दैट आर बेसिक इन दैट प्रोवाइड एन ऑर्गेनाइजेशनल लॉजिक फॉर द रेस्ट ऑफ कल्चर। और इन्हीं के ऊपर उस वो जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे उसके अपने आइडियाज, अपने एटीट्यूड, अपने बिलीव्स के मुताबिक वो काम करेगा। अब कल्चर जो है वो आइडियल भी हो सकता है और रियल भी। आइडियल कल्चर वो होता है नॉर्मेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ अ कल्चर गिवन बाय इट्स नेटिव। जिस भी इलाके में वो रहते हैं, नेटिव्स होते हैं जो वो इलाके जिसमें कोई रह रहा होता है। हम लोग मुल्तान में रह रहे हैं, हम लोग लाहौर में रह रहे हैं, हम पेशावर में रह रहे हैं, हम बलोचिस्तान के किसी और इलाके में रह रहे हैं, तो वो उस इलाके का बेसिकली उस वहाँ के कपड़े, वहाँ की बोलचाल, वहाँ की रसूमात, ये सारी की सारी वहाँ की आइडियल कल्चर होती हैं। लेकिन जब वो दूसरी जगह पे जाती हैं तो वो शेयर्ड कल्चर हो जाता है। रियल कल्चर क्या है? रियल कल्चर हमारा एक्चुअल बिहेवियर है ऑब्जर्व्ड बाय एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट। वो जैसे कोई हमारा बिहेवियर को नोट कर रहा है या इसको ऑब्जर्व कर रहा है या इसकी स्टडी कर रहा है। जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते हैं वो इंसान की स्टडी करते हैं, ह्यूमन बीइंग के बिहेवियर्स की स्टडी करते हैं। तो एक्चुअल बिहेवियर को जब वो ऑब्जर्व करते हैं तो वो उसका रियल कल्चर होता है। अडेप्टेशन, कल्चर जो है वो अडेप्टिव भी है। मैंने अभी बताया ना, कल्चर शेयर्ड है यानी हम लोगों के साथ शेयर करते हैं, लर्न करते हैं, इंटेग्रेटेड होता है, रियल कल्चर होता है डिफरेंट तरह से। अब जब जिस इलाके में हम जाते हैं वहां का कल्चर हम अडेप्ट कर लेते हैं, तो इसलिए कल्चर को क्या कहते हैं? अडेप्टिव भी है। अडेप्टेशन द वे ऑफ लिविंग रिलेट टू देयर एनवायरमेंट सो दे कैन सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस। तभी वो उस एनवायरमेंट में रहते हैं। जैसे हम अगर किसी ऐसे इलाके में पेशावर के चले जाएं, वहां हम लाहौर की लड़की कोई चली जाती है तो वहां पर वो नंगे सर नहीं फिर सकती। उसे वहां के इलाके का कल्चर देखते हुए उसे वहां पर सर पे दुपट्टा लेना होगा, उसको हिजाब करना होगा, यानी वो वहां के लोगों के मुताबिक उसको अडेप्ट कर लेती, वहां के एनवायरमेंट के मुताबिक उसे अडेप्ट कर लेती है। तो नॉट ऑल कल्चर बिहेवियर्स आर अडेप्टिव। बहुत सारी चीजें जो हैं वो अडेप्टिव नहीं होती हैं, लेकिन मैक्सिमम चीजें जो एनवायरमेंट से वो लर्न कर सकता है वो अडेप्टिव हैं। कल्चर इज डायनामिक, देर आर एवर चेंजिंग नॉट स्टेटिक, रेफर टू एज कल्चरल एवोल्यूशन। ठीक है, ये एवर चेंजिंग है
और नॉन स्टेटिक है। कोई एक जगह पर कोई भी कल्चर स्टेटिक नहीं होता, नई चीजें उसमें आती रहती हैं और पुरानी चीजें उसमें से निकलती रहती हैं। जिस तरह के लोग आते हैं, न्यू जनरेशन आती है, उसमें बहुत सारी चीजें जो पुरानी जनरेशन में थी उसी कल्चर में थी, लेकिन वो आज बहुत सारी चीजें मौजूद नहीं है और बहुत सारी न्यू चीजें उन्होंने अडेप्ट कर ली हैं। मेनी कल्चर्स टुडे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट दे वर ईयर्स अगो। ठीक है, कल्चर्स चेंज कैन कम फ्रॉम आउटसाइड या इनसाइड, दोनों तरह से होता है। ठीक है, एक तो बाहर जहाँ जिस एनवायरनमेंट में वो काम करते हैं, जहां पर डोमिनेटेड जो भी कल्चर होता है हम वो अडाप्ट कर लेते हैं, या हम अपने अंदर, जैसे मैंने बहुत सारी चीजें लर्न की हैं तो मैं उसके अंदर से बहुत सारी चीजें लर्न करके उनको अडेप्ट कर लूंगी, तो वो मेरा इनसाइड कल्चर होगा। कल्चर चेंज बाय इन्वेंशन एंड डिफ्यूजन, हम जो कल्चर जो चेंज होता है किसी भी एनवायरनमेंट का, किसी भी इलाके के लोगों का, वो दो तरह से होता है। या तो इन्वेंशन, कोई नई चीज, नई आइडियाज लोगों में, नया आपने चीज ऐड कर दी। जैसे पुराने जमाने में लोग, एजुकेशन का कॉन्सेप्ट नहीं था, औरतों को नहीं पढ़ाते थे, या गुलामी वाला दौर था, तो उन्होंने उनके अंदर एक नया जज्बा, एक नई उमंग, नई आइडिया पैदा कर दिया जो आजादी का। ठीक है, तो वो उन्होंने इन्वेंशन कर ली, उन्होंने कल्चर अपना जो है वो चेंज कर लिया। या आपका दूसरे टाइप का जो कल्चर चेंज है वो डिफ्यूजन है, यानी एक्सटर्नल से, यानी स्प्रेडिंग ऑफ कल्चर एलिमेंट्स फ्रॉम वन कल्चर टू अनदर, बाहर से कुछ लोग आए और उसकी वजह से आपका कल्चर चेंज हो गया। लेकिन इन्वेंशन में आपका कल्चर आपके अंदर की चीज है, अंदर से मोटिवेशन होती है। ठीक है, अगला है एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है। एंथ्रोपोलॉजी, वर्ड एंथ्रोपोलॉजी इटसेल्फ टेल्स द बेसिक स्टोरी फ्रॉम द ग्रीक एंथ्रोप्स। एंथ्रोप्स जो थे वो ह्यूमन को बोलते हैं, और लोगिया बोलते हैं स्टडी को, यानी स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड सारी चीजों की स्टडी, उसके बिहेवियर की, उसके एटीट्यूड, उसका मॉरल कैसा है, उसका कल्चर कैसा है, वो कैसे रहता है, कैसे उठता है, कैसे बैठता है, कैसे वो बिहेव करता है अपने बड़ों के साथ, छोटों के साथ, ये सारी चीजों की स्टडी एंथ्रोपोलॉजी है। और बहुत सारी स्टडीज इस पे भी होती हैं, लोग जाते हैं डिफरेंट कम्युनिटीज में, डिफरेंट इलाकों में, डिफरेंट एरियाज में, और वहां पर एंथ्रोपोलॉजी करते हैं, ह्यूमन बीइंग की स्टडी करते हैं। और तभी इन्हें पता चला कि एक ह्यूमन बीइंग किसी एक इलाके का दूसरे इलाके के साथ जब उसका कंपैरिजन किया जाता है तो उसमें बहुत सारी चीजें डिफरेंट होती हैं, क्योंकि उनका कल्चर डिफरेंट है, वहाँ की मॉरल वैल्यूज डिफरेंट है। इट इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन काइंड एंड फ्रॉम इट्स बिगनिंग मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो टू द प्रेजेंट डे। ठीक है, बहुत सारी जो स्टडीज इस पे हो रही हैं, और साल हा साल पुरानी स्टडीज, जैसे हम मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, वहाँ के कल्चर की स्टडी करते हैं। कैसे करते हैं, हम तो नहीं उस दौर में थे, लेकिन हम वहाँ की चीजों को देखते हुए, वहाँ की सिविलाइजेशन को देखते हुए बहुत सारी चीजों का हमें पता चलता है, और हम इनको उनकी स्टडी करके लोगों को जो है वो उसके बारे में बताते हैं कि इस इलाके के रहने वाले लोगों का ये रहन सहन था। मैनी डिसिप्लिन्स दैट स्टडी अवर स्पीशीज होमो सेपियंस, ओनली एंथ्रोपोलॉजी सीक्स टू अंडरस्टैंड द होल पेनोरामा इन द जियोग्राफिक स्पेस एंड एवोल्यूशनरी टाइम ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। ठीक है, जो होमो सेपियंस हैं वो, उसमें इस डिसिप्लिन के अंदर हम सिर्फ, होमो का मतलब ये होता है कि सिर्फ एक चीज की, ठीक है, सारी की नहीं, सिर्फ एक चीज की, इसमें हम सिर्फ क्या करते हैं, किसी भी जियोग्राफिक एरिया के अंदर होल पेनोरामा इन द जियोग्राफिक स्पेस, हम उसमें के एवोल्यूशनरी टाइम आया, या टाइम गुजरने के साथ साथ, ह्यूमन के साथ साथ वहां पर कौन सी चेंजेस आई। ठीक है, पुराने जमाने में जैसे मुगलों के दौर की स्टडी करते हैं, वहां के रहन सहन, वहां की बिल्डिंग्स को देखते हुए हमें बहुत सारी चीजें, उनके कल्चर का आइडिया होता है, वो कैसे उठते थे, कैसे बादशाह रहते थे, कैसे वो अपनी बीवियों को रखते थे। तो ये हमें सारी चीजें एंथ्रोपोलॉजी के अंडर ही पता चली हैं। सोशल एंथ्रोपोलॉजी, सोशल का मतलब ये होता है रिलेशनशिप, सोशल कॉन्टेक्स्ट ही वो होता है। सोशल एंथ्रोपोलॉजी इज द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ ह्यूमन कंडक्ट एंड थॉट इन देयर सोशल कॉन्टेक्स्ट। जब हम किसी भी ह्यूमन बीइंग की स्टडी करते हैं उसके सोशल कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से, तो वो सोशल एंथ्रोपोलॉजी है। और वो हमें बताती है कि कैसे लोगों के साथ उनके कैसे रिलेशनशिप थी, कैसा रहन सहन था उनका, दोस्तों के साथ, अपने बड़ों के साथ, या अपने फ्रेंड्स के साथ, दूसरे लोगों के साथ उनके रिलेशंस कैसे थे, कैसे बिहेव करते थे, क्या कस्टम थे, क्या वैल्यूज थे। एंथ्रोपोलॉजी के अंदर बहुत सारे सब डिसिप्लिन्स आ जाते हैं जिनमें स्टडी होती है और रिसर्च की जाती है। सोशल एंड कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी है, ठीक है, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजिकल है, जिसमें साइकोलॉजिकली उनका देखते हैं कि वो उनकी साइकी कैसी थी, वो किस तरीके से लोगों के साथ बिहेव करते थे। इकोनॉमिक
एंथ्रोपोलॉजी कि वो अपनी इकोनॉमी जो है वो कैसे डेवलप करते थे, किस तरह की नौकरियां करते थे, बिजनेस करते थे या घरों में खुद से काम करते थे। विजुअल एंथ्रोपोलॉजी अप्लाइड है, लिंग्विस्टिक है, मेडिकल है, न्यूट्रिशनल एंथ्रोपोलॉजी और मोलिक्यूलर एंथ्रोपोलॉजी। वो बहुत सारे तरह की एंथ्रोपोलॉजी की टाइप्स हैं जिस पे स्टडीज भी हो रही हैं और हर एक चीज को अलग अलग करके देखा जा रहा है। तभी हम कल्चर की अच्छी करके स्टडी कर सकते हैं। अब कल्चर किन लोगों का होता है? सोसाइटी का। जिस भी सोसाइटी में हम जाते हैं उस सोसाइटी का अपना कल्चर होता है। ठीक है। सिस्टम ऑफ सोशल इंटरेक्शन दैट इंक्लूड कल्चर एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन। उस इलाके के लोगों की का कल्चर, उस इलाके के लोगों की सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हमारी ओवरऑल वहाँ के जैसे भी हमारे सोशल इंटरेक्शन चल रहे होते हैं वो हमारी सोसाइटी होती है जिसमें हम रह रहे होते हैं। The aggregate of people living together in a more or less ordered community. माइक्रो लेवल भी होता है, ये ना बता, मीजो लेवल होता है और मैक्रो लेवल होता है। ठीक है। तो हर लेवल पे हम जो है ये करते हैं, स्टडी करते हैं किसी भी सोसाइटी की। हेल्थ आप सबने पहले भी पढ़ा हुआ है। हेल्थ क्या है? हेल्थ इज द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग एंड नॉट merely the absence of disease or infirmity. WHO recently added the ability to lead a socially and economically productive life. ये हमने डेफिनेशन पहले भी पढ़ी हुई है, फिर पढ़ ली है, इसको याद कर लीजिएगा। ये मोस्टली एमसीक्यू में या एससीक्यू में डिफाइन करके आ जाती है, डिफाइन हेल्थ। ठीक है। तो आप ये प्रॉपर तरीके से जो WHO की डेफिनेशन है इसको ही याद करें। और डिजीज जो होती है ये नॉर्मेलिटी होती है जिसमें बॉडी जो है वो कंफर्ट फील नहीं कर रहा, डिस्कम्फर्ट होती है, बहुत सारी डिस्ट्रेस होती है और यही डिजीज जो है लीड्स टू डेथ होती है। ठीक है। और वेलनेस क्या है? जब बॉडी के अंदर कोई डिस्कम्फर्ट नहीं है, कोई डिसफंक्शन नहीं है और पेशेंट हैप्पी फील करता है, उसका माइंड और बॉडी बैलेंस फील करती है, तो वो उसकी वेलनेस कहलाती है। कम्युनिटी की भी डेफिनेशन आपने पढ़ी हुई है। कोई भी सोसाइटी, हर सोसाइटी की अपनी एक कम्युनिटी होती है। ठीक है। तो कम्युनिटी क्या है? इज अ सोशल ग्रुप डिटरमाइंड बाय जियोग्राफिक बाउंड्रीज। और लेकिन इसमें क्या होता है, उसकी अपनी जियोग्राफिक बाउंड्रीज होती हैं और जिस जो बाउंड्रीज होती हैं उसकी अपनी कॉमन वैल्यूज और इंटरेस्ट होती हैं। इट्स मेंबर नो एंड इंटरेक्ट विद ईच अदर। इट्स फंक्शन विद इन अ पर्टिकुलर सोशल स्ट्रक्चर एंड एग्जिबिट एंड क्रिएट सर्टन नॉर्म्स, वैल्यूज एंड सोशल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है। ये बसवंत थापा की बुक से इन्होंने ली है डेफिनेशन। और ये आपने डेफिनेशन कम्युनिटी की कोई भी लेकिन कंप्लीट और अच्छी डेफिनेशन याद करनी है जिसमें आपने सारी बातें बतानी है कि जो कम्युनिटी है बेसिकली इसकी अपनी जियोग्राफिक बाउंड्रीज होती हैं, अपनी कॉमन वैल्यूज, अपनी कॉमन इंटरेस्ट होते हैं। लोग हैप्पीली आपस में इंटरेक्शन करते हैं और वो अपनी नॉर्म्स और वैल्यूज और सोशल इंस्टीट्यूशंस के जरिए अपना जो भी उसका कल्चर होता है वो एग्जिबिट करते हैं। इलनेस क्या है? इलनेस भी हमारी डिजीज की तरह ही है, लेकिन इलनेस जो है ये abnormally हाईली पर्सनल और सब्जेक्टिव फीलिंग है। जब आप कहते हो ना कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरा दिल घबरा रहा है, तो ये इलनेस है। और डिजीज में हमें उसकी पैथोलॉजी पता चल जाती है कि ये डिजीज जो है ये फ्ला इन्फेक्शन की वजह से हो रही है या इसमें बॉडी का कोई पार्ट ये वाला डैमेज हुआ है। ठीक है। तो इलनेस क्या है? नॉर्मल हाईली पर्सनल और सब्जेक्टिव फीलिंग इन विच इंडिविजुअल physical and emotional, intellectual, social development और spiritual function is thought to be diminished और impaired। और यही सारे फंक्शन जिनमें फिजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, सोशल डेवलपमेंट और स्पिरिचुअल, यही सारे अगर हेल्दी होंगे तो यही चीज हमारी हेल्थ होगी। अब कल्चर में जो मेन चीज है वो हर एक का डिफरेंट कल्चर है, तो डिफरेंट तरह से वो अगर कोई बीमारी आती है तो उसको डिफरेंट तरह से वो ट्रीट करते हैं। किसी के घर में हो सकता है डॉक्टर का बहुत ज्यादा आना जाना ना हो या उनका हॉस्पिटल में आना जाना ना हो, लेकिन बाज लोगों का हॉस्पिटल में आना जाना बहुत ज्यादा होता है। जरा सी बीमारी हुई फटाफट चलो जी हॉस्पिटल जाएं। लेकिन कुछ ट्रेडिशंस ऐसी हैं, हम कहते हैं अगर उल्टी आ रही है तो उसको अंडा फेंट के दे दो, उसको प्याज का पानी पिला दो, उसको कोई ना कोई, यानी हम रेमेडीज यूज कर रहे होते हैं। तो ट्रेडिशनल मेडिसिन क्या है? ट्रेडिशनल हीलिंग प्रैक्टिसेस क्या है? बेसिकली ट्रेडिशनल मेडिसिन हैं सम टोटल ऑफ नॉलेज, स्किल्स एंड प्रैक्टिसेस। हम इसमें अपना नॉलेज यानी हमारे जो बुजुर्गों का
जो भी हमारे पास जिस भी हम कम्युनिटी में रहते हैं वहां के लोगों का नॉलेज, उसकी उनकी स्किल्स और प्रैक्टिसेस जो उनके लिहाज से उनकी थीरीज, बिलीव्स और एक्सपीरियंसेस की बेस पे होती हैं, इंडिजिनस टू डिफरेंट कल्चर्स, और उसमें डिफरेंट कल्चर्स इन्वॉल्व होते हैं, वेदर एक्सप्लिकेबल और नॉट। समटाइम्स उनमें बहुत सारी चीजें जो हैं वो एप्लीकेबल या एक्सप्लिकेबल होती भी हैं और कुछ नहीं भी होती, जिनको हम यूज करना चाहते भी हैं और नहीं भी यूज करना चाहते। यूज इन द मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ, लेकिन उनको यूज कर रहे होते हैं हेल्थ की मेंटेनेंस के लिए। जैसे पुराने दौर में अगर किसी को कोई बीमार होता था तो किसी लोगों की बलि चढ़ाते थे, ठीक है, या उनका खून बहाते थे, तो वो ट्रेडिशनल उनकी हीलिंग प्रैक्टिसेस थी ना। तो अब जो है वो बेशक कल्चर चेंज हो गया, लेकिन अभी भी बहुत सारे इलाकों में जो ट्रेडिशनल हीलिंग या ट्रेडिशनल मेडिसिन जो है वो यूज हो रही है। और इन चीजों को यूज करते हैं ये प्रिवेंशन के लिए, डायग्नोसिस के लिए, इम्प्रूवमेंट और ट्रीटमेंट ऑफ फिजिकल एंड मेंटल इलनेस। जो मॉडर्न मेडिसिन है, इट इज द साइंस ऑफ आर्ट ऑफ डायग्नोजिंग एंड ट्रीटिंग डिजीज और इंजरी एंड मेंटेनिंग हेल्थ। मॉडर्न मेडिसिन हमारे वाली मेडिसिन है, हमारे दौर की मेडिसिन है। हम क्या करते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आती है डॉक्टर के पास जाते हैं, वो इन्वेस्टिगेशन लिखते हैं, हम इन्वेस्टिगेशंस करवाते हैं, हमें पता चल जाता है हमारे बॉडी के अंदर ब्लड में कौन सी चीज ऊपर नीचे हुई है, तो फिर उसकी ट्रीटमेंट होती है। द ब्रांच ऑफ दिस साइंस इनकम्पासिंग ट्रीटमेंट बाय ड्रग्स, और हम कैसे ट्रीट करते हैं, ड्रग्स के जरिए, डाइट के जरिए, एक्सरसाइज के जरिए और दूसरे नॉन सर्जिकल मीन्स के जरिए। यहाँ तक समझ आ गई सबको? यहाँ तक क्लियर है सबको? यस मैम। ओके। अब नेक्स्ट जो है हमारी जितनी भी अल्टरनेटिव और कंप्लीमेंट्री मेडिसिन जो यूज हो रही हैं उसके लिए, पहली है इनमें जो कॉमन कॉमन है वो हमने डिस्कस करनी है। उनमें पहली है क्वांटम टच, ठीक है, फाउंडेड बाय रिचर्ड जॉर्डन। रिचर्ड जॉर्डन ने ये जो है इसको बताया था कि ये एक टच के जरिए भी हम डिफरेंट तरह से अपनी बहुत सारी चीजों की ट्रीटमेंट कर सकते हैं या हीलिंग कर सकते हैं। एनर्जी लेवल इज एम्प्लीफाइड थ्रू प्रॉपर ब्रीदिंग एंड विजुअलाइजेशन ऑफ एनर्जी फ्लो इन द बॉडी, ठीक है। तो इसके बारे में बहुत सारी एक मिनट बच। अच्छा जी, क्वांटम टच जो है ये बेसिकली एनर्जी के जरिए एनर्जी के जरिए ये भी एक कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट के जरिए हम बहुत सारी चीजों की हीलिंग जो है वो एनर्जी के जरिए हो जाती है। जैसे कि तस्वीर में भी आप देख रहे हैं, आप अपने माइंड को अगर रिलैक्स कर लेते हैं और ऐसे ही फील करते हैं आंखें बंद करके, जैसे कि डिफरेंट तरह की थेरेपीज, योगा वगैरह करवाया जाता है, वो उसमें फोकस यही होता है कि आप अपने अंदर रिलैक्स फील करें। ब्रीदिंग का एक प्रॉपर वे उन्हें बताया जाता है कि लंबे लंबे सांस लें, और जो आप अच्छी कोई चीज जिसको आप पसंद करते हैं उसको आप ये सोचें कि मैं वहां पर मौजूद हूँ, ठीक है। डिफरेंट तरह की थेरेपीज जो है वो इस तरीके से, और ये जो है ये भी एक डिफरेंट लोग जो हैं हीलिंग के लिए इस थेरेपी को यूज करते हैं। वो लोगों को ग्रुप की शक्ल में बुलाते हैं, बिठाते हैं, और उन्हें प्रॉपर ब्रीदिंग की टेक्निक्स बताते हैं, और वो कहते हैं कि अगर प्रॉपर ब्रीदिंग की जाए तो बहुत सारी एनर्जी जो है हम अपने अंदर गेन कर रहे होते हैं। जैसे सांस अंदर लेके जाते हैं तो हमारी बहुत सारी जो है एनर्जी वो इसके अंदर चली जाती है, और जब एनर्जी होती है तो हमारे जितनी भी बीमारियां हैं उनसे लड़ने की हमें ताकत आ जाती है। ये क्वांटम टच जो है ये भी एक कंप्लीमेंट्री मेडिसिन है जो डिफरेंट इलाकों में यूज हो रही है। अच्छा, अगली थेरेपी है ईएफटी, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक, ठीक है। इट इज वन ऑफ अर्लीस्ट मेथड टू लर्न। ये भी पुराने जमाने में बहुत ज्यादा यूज होता रहा है। इट इज ऑल अबाउट फिंगर टैपिंग ऑन द आकोपंक्चर मेरिडियंस इन द बॉडी कंबाइंड विद द पॉजिटिव इंफॉर्मेशन। आज भी बहुत सारी जगहों पर आकोपंक्चर यूज हो रहा है। ये बेसिकली चाइनीज टेक्निक है, और इमोशनल फ्रीडम टेक्निक, ठीक है। और इसमें आप डिफरेंट टाइप की पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स पे जब आप टैपिंग करते हैं तो रिलैक्स फील करते हैं,
और हमारा मेन मकसद जो है वो बॉडी को और माइंड को रिलैक्स करना है। तो ये तस्वीर में भी आप देख सकते हैं डिफरेंट टाइप के पॉइंट्स होते हैं, वहां पर अगर टैपिंग की जाए तो बहुत सारी जो जैसे हेडेक है या बैक एक है या कोई भी और पेन है तो उसको रिलीफ दिया जा सकता है इमोशनल फ्रीडम टेक्निक के जरिए। ठीक है, फाउंडेड बाय मैको, ये रेकी जो है, रेकी ये भी एक हीलिंग टेक्निक है जो कि चाइनीज में यूज होती है ज्यादातर। ये जरा दरवाजा बंद कर। फाउंडेड बाय मैको यूशी। और वर्ड रेकी जो है मेड ऑफ टू जैपनीज वर्ड, रे रे का मतलब होता है गॉड विजडम या हाई पावर, और की का मतलब होता है लाइफ फोर्स एनर्जी। रेकी मीन स्पिरिचुअली गाइडेड लाइफ फोर्स एनर्जी। मेथड ऑफ रेकी इन्वॉल्व्स टू स्टिमुलेट द इंटीग्रेशन ऑफ माइंड बॉडी स्पिरिट टू एनहांस द नेचुरल हीलिंग मैकेनिज्म। ये सिखाते हैं कि बस सिर्फ बॉडी के अंदर आप एनर्जी पैदा करें, और एनर्जी जो है वो बेसिकली कहाँ से आती है, हमारी इम्यूनिटी से आती है। और वो कहते हैं कि अगर इम्यूनिटी आपकी जितनी अच्छी होगी उतनी नेचुरल हीलिंग जो है आपके बॉडी के अंदर होनी शुरू हो जाएगी। फिर है हीलिंग टच। हीलिंग टच जो है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। मोस्टली हमने सुना होगा जब भी कि कोई दुख में होता है, तकलीफ में होता है, अगर उसको हम थेराप्यूटिक टच देते हैं तो उससे बॉडी के अंदर एक एनर्जी फील होती है और वो सेटिस्फाई फील करता है। और बहुत सारी जो स्ट्रेस या डिस्ट्रेस में या डिप्रेशन में वो जा रहा होता है वो ठीक हो जाता है। तो थेराप्यूटिक टच बेसिकली बायोफील्ड थेरेपी कहा गया है कि that is an energy based approach to health and healing. It uses a gift of touch to influence the human energy system। कि जब कोई टच करता है थेराप्यूटिकली किसी भी पेशेंट को, जिसके अंदर कोई ना कोई डिप्रेशन या कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो उसका एनर्जी सिस्टम को इन्फ्लुएंस होता है, उसके ऊपर वो इम्प्रूव हो जाता है। स्पेसिफिकली द एनर्जी फील्ड दैट सराउंड्स द बॉडी एंड द एनर्जी सेंटर्स दैट कंट्रोल द फ्लो फ्रॉम द एनर्जी फील्ड टू फिजिकल बॉडी। और वो एनर्जी जब टच करता है तो वो एनर्जी जो है वो ऐसे ही होता है जैसे एनर्जी उसके बॉडी के अंदर ट्रांसफर हो रही है, और वो उससे उसकी हेल्थ जो है वो इम्प्रूव हो रही है। अब वो बहुत तरह के टच हैं और बहुत तरह की और भी थेरेपीज हैं जो कि यूज होती हैं, जैसे रिस्टोरेटिव टच है, ये भी ऑलमोस्ट हीलिंग टच की तरह ही होता है। वंडर मेथड है, थीटा हीलिंग है, ऑकोपंक्चर मेथड्स हैं, अरोमा थेरेपीज हैं, क्रिस्टल हीलिंग, म्यूजिक थेरेपी, आर्ट थेरेपी, सॉल्ट थेरेपी, मेडिटेशन, रिलैक्सेशन टेक्निक्स और नेचर थेरेपी। बहुत सारी थेरेपीज डिफरेंट कल्चर में डिफरेंट तरह से यूज हो रही हैं। अब आपकी आपकी ये असाइनमेंट है, आपने दो हीलिंग मेथड, ये जितने हमने पढ़े हैं उनमें से जो आपको ज्यादा अच्छे लगे, दो हीलिंग मेथड आपने बताने हैं, उनकी टोटल उसकी डेफिनेशन, उसकी प्रॉपर डिस्क्रिप्शन के कैसे हम पेशेंट की हीलिंग जो है वो कर सकते हैं, एंड एक्सप्लेन विद एग्जांपल ऑन द असाइनमेंट पेपर। ठीक है। अच्छा जी, ये तो थे हमारे डिफरेंट हीलिंग मेथड। फिर इसके अलावा हमारा जो ईस्टर्न और वेस्टर्न मेडिसिन है वो क्या होती है, उसकी क्या रूल्स हैं जिसके तहत जो है वो ईस्टर्न मेडिसिन और वेस्टर्न मेडिसिन काम करती है या इसकी प्रैक्टिसेस हो रही हैं। ईस्टर्न मेडिसिन इज द ब्रॉड रेंज ऑफ मेडिसिन प्रैक्टिसेस डेवलप्ड इन चाइना मेनी इयर्स अगो। ईस्टर्न मेडिसिन वो सारी की सारी मेडिसिन है जो चाइना में पुराने जमाने से शुरू हुई हुई हैं। ईस्टर्न एंड वेस्टर्न मेडिसिन बोथ वर्क टूवर्ड ट्रीटिंग वेरियस डिजीजेज यूजिंग डिफरेंट मेथड्स एंड थीरीज। आजकल भी हमारे इधर पाकिस्तान में और हमारे पंजाब में एक्यूपंक्चर काफी ज्यादा हो रहा है। तो ये बेसिकली चाइना की टेक्निक थी जिसको आज भी हम इस ईस्टर्न मेडिसिन को यूज कर रहे हैं अपने इस वेस्टर्न मेडिसिन के अंदर। ईस्टर्न मेडिसिन फोकसेस ऑन ट्रीटिंग डिजीजेस थ्रू मोर नेचुरल रेमेडीज। और ईस्टर्न मेडिसिन से जेन में रखें कि इनका मेन फोकस जो है वो दवाइयों पे कम और बल्कि रेमेडीज पे ज्यादा था, कि नेचुरल रेमेडीज के जरिए डिफरेंट डिजीजेस को ट्रीट किया जाता था। वेयर एज वेस्टर्न मेडिसिन डील्स विद मोर सिंथेटिक ड्रग्स। ये एक डिफरेंस भी है, अगर डिफरेंस आ जाए तो भी आपको लिखना आना चाहिए, अगर अलग अलग कोई डेफिनेशन आ जाए तो भी, या शॉर्ट नोट आ जाए तो भी आपको लिखना आना चाहिए। ईस्टर्न मेडिसिन टू हैव लिटल और नो साइड इफेक्ट डिफरेंट डिफरिंग फ्रॉम वेस्टर्न मेडिसिन विच इज नोन टू काज सेवरल डिफरेंट साइड इफेक्ट्स। ठीक है। तो जो ईस्टर्न मेडिसिन है इसके चूंकि ये नेचुरल रेमेडीज होती हैं तो इसलिए इनके साइड इफेक्ट भी
बहुत ही कम है। और लेकिन वेस्टर्न मेडिसिन चूंकि ड्रग्स होती हैं तो इनके साइड इफेक्ट भी थोड़े ज्यादा होते हैं। बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल इन ईस्टर्न मेडिसिन आर ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन प्रैक्टिसेस दैट इंक्लूड हर्ब्स, मसाज, डाइट एंड एक्सरसाइज थेरेपी। In traditional Chinese medicine, symptoms of illness are grouped differently upon these different principles. The first principle is the basis that all creation has two opposite aspects. क्योंकि चाइनीज के अंदर ये हमारी ईस्टर्न मेडिसिन थी तो ये यिन और यांग, ये इसने दो ऑपोजिट एस्पेक्ट्स का कॉन्सेप्ट दिया था। यिन और यांग ये दो ऑपोजिट कांस्टेंट, उसने कहा ये मोशंस हैं या दो एनर्जीज हैं, क्रिएटिंग अ बैलेंस, जो कि बैलेंस प्रोवाइड करती हैं किसी भी हेल्दी बॉडी का। ना जिन ज्यादा होना चाहिए ना yang. Diseases result when either yin or yang exceeds the other. यानी डिजीज तब होती है चाहे yin ज्यादा हो जाए या yang ज्यादा हो जाए। ठीक है। सिम्टम्स ऑफ इलनेस सच एज फीवर, स्वेलिंग, कन्वल्जन्स नीड टू बी हील्ड विद ट्रेडिशनल चाइनीज हर्ब्स टू रिलैक्स एंड काम द सोल। जबकि इन्हीं सिम्टम्स को ट्रीट करने के लिए वेस्टर्न में डिफरेंट ड्रग्स यूज की जाती हैं। Traditional Chinese medicine practitioners are trained to view the body as one unified system, such as body, mind and spirit working as one. Chinese का जो ट्रेडिशनल मेथड है, जो प्रैक्टिशनर्स हैं, उनका मेन फोकस होता है कि आपका बॉडी, आपका माइंड और आपकी स्पिरिट या आपकी एनर्जी, आपकी रूह, आपकी सोल, ये एक ही तरह से काम करें। लेकिन वेस्टर्न मेडिसिन जो है फोकस होता है उसका डिजीज का, और वो सेपरेट करती है आपके बॉडी को बाय इट्स different functions. Another basic principle of Eastern medicine deals with the exterior and interior. Exterior conditions consist of the flu, virus, rashes and aching muscles, और interior conditions आपके अंदर वाले organs की हैं, all those diseases that are not exterior such as anything affecting the internal organs. ये different principles हैं, इनको याद रखना है। अच्छा जी, अब 5 एलिमेंट थ्योरी जो है ये जो हमारी मेडिकेशंस हैं या डिफरेंट हीलिंग प्रोसेस है, उसमें हम इन इन थ्योरीज को ही यूज करते हैं। हम कहते हैं कि दिस थ्योरी प्लेज अ बिग पार्ट इन द चाइनीज बिलीफ दैट ह्यूमन फिजिकली एंड मेंटली आर इंटरवेंड विद द नेचर। यानी हमारा बॉडी जो है वो फिजिकली है चाहे मेंटली, ये नेचर के साथ जो है जुड़ा हुआ है। वेस्टर्न्स ऑन द अदर हैंड बिलीव दैट बॉडी एंड माइंड आर टू कंप्लीटली डिफरेंट एलिमेंट्स। जबकि वेस्टर्न क्या कहते हैं कि ये आपका माइंड और बॉडी अलग अलग है, यानी आपकी रूह निकल जाती है तो आपका बॉडी रह जाता है। लेकिन जो चाइनीज का बिलीव था वो कह रहे हैं कि अगर आप फिजिकली ठीक हैं तो आपको मेंटली भी ठीक होगे तो आप प्रॉपर तरीके से हेल्दी हो सकते हैं। 5 एलिमेंट्स हैं जो कि इंटरकनेक्टेड हैं ह्यूमन नेचर के साथ विद द यूनिवर्स, जिनमें वुड है, फायर है, अर्थ है, मेटल है एंड वाटर है। आपने पुराने जमाने की हिस्ट्री भी पढ़ी होगी, उन्होंने ये तब भी ये बताया था कि इंसान जो है वो बना ही इन सारी चीजों से है, और इन इसीलिए उनका बिलीफ भी इन्हीं सारी चीजों के गिर्द घूमता है। ईच एलिमेंट इज एसोसिएटेड विद द डिफरेंट सीजन एंड अ डिफरेंट बॉडी पार्ट। ठीक है। तब वुड, जैसे वुड का एलिमेंट है रिप्रेजेंट स्प्रिंग। इन्होंने ये चाइनीज में पुराने जो रेमेडीज थी वो इस तरीके से ट्रीटमेंट भी इसी तरीके से करते थे, और उनका बिलीव भी था कि वुड जो है वो स्प्रिंग के मौसम में जो डिजीजेज आती हैं वो वुड से ट्रीट होती हैं। और वो कॉमनली कौन सी डिजीजेज होती हैं जो लिवर और गाल ब्लैडर से लिंक करती हैं, यानी यरकान हो गया, गाल ब्लैडर की जितनी डिजीजेज हैं वो आ जाती। फायर रिप्रेजेंट अर्ली समर। ठीक है। एज वेल एज हार्ट एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। जितनी भी डिजीजेज हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन की हैं वो फायर से ट्रीट की जाती थी, या फायर उसको रिप्रेजेंट करता था। फिर अर्थ है, अर्थ कोरेस्पॉन्ड्स टू लेट समर एंड डील्स विद स्टमक एंड स्प्लीन। और मेटल एसोसिएट विद ऑटम एंड रेस्पॉन्ड टू लंग्स एंड लार्ज इंटेस्टाइन। और वाटर इज एसोसिएटेड विद विंटर एंड डील्स विद द किडनी एंड ब्लैडर। दिस theory serve as the tool used by Eastern medicine to diagnose and treat the illness. जब वो डिजीज को देखते थे तो वो उन्हें पता होता था कि इस सीजन में ये वाली डिजीजेस कॉमन है और उनको कैसे उन्होंने ट्रीट करना है। जी, कुछ थोड़ा सा समझ आई? पहले भी आप लोगों ने लेक्चर लिया हुआ था। जी बच्चों।